देखिए, इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। दो तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है कि जब कोई भी बॉडी एक सर्कल में मूव करती है, या कह सकते हैं किसी भी एक पॉइंट को सेंटर मान के उसके चारों तरफ एक समान दूरी पे, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव करती है उसके चारों तरफ, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन दो तरह के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान वृत्तीय गति, ये कब होगी, जब किसी भी बॉडी की जो चाल है, स्पीड है, अगर वो कांस्टेंट हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। अब क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। उस एक्सेलरेशन को हम एक नॉर्मल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, या कहते हैं उसको पर्टिकुलर जो नाम दिया गया है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होती है। स्पीड भी क्या कर रही है, टाइम के साथ वहाँ पर वेरी कर रही है। तो स्पीड भी अगर वेरी कर रही है तो इस वजह से क्या होता है, उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, मोशन की हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ये उस सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है जिस सेंटर के चारों तरफ बॉडी मूव कर रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है। यानी कि अगर क्या होगा, किसी बॉडी, कोई सर्कल में बॉडी मूव कर रही होगी तो हर पॉइंट पर क्या होगा, स्पीड भी अगर चेंज कर रही है, एक टाइम इंटरवल के साथ चेंज कर रही है, तो वहाँ पर उसकी वजह से भी एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टेंजेंट के अलोंग काम करेगा। ठीक है। जो उसका एक्शन होगा वो कैसा होगा, जो स्पर्श रेखा हम बनाएंगे, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके अलोंग होगा। तो दो तरह के वहाँ पर क्या आ जाएंगे, एक्सेलरेशन आ जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें मेन जो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है, जो टर्म आ रही है निकल के, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स क्या होती हैं। ऐसी जो भी फोर्सेस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होती हैं उनको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अगर एक्ट कर रही है और वो जो फोर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। यानी कि जो सेंट्रल फोर्स है, जो केंद्रीय बल होते हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट है और जो भी हमारा पॉइंट है, जो सेंटर है, उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करता है। मेन प्रॉपर्टी क्या होती है इन सेंट्रल फोर्सेस की, केंद्रीय बल की, कि ये कंजर्वेटिव होती हैं, संरक्षी होती हैं। संरक्षी का ये आगे आपको लेक्चर्स में बताया जाएगा, संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली क्या होती है, ऐसे बल होते हैं, ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनके थ्रू जो टोटल वर्क डन किया जाता है, जो कुल कार्य किया जाता है, वो शून्य हो जाता है। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस हैं जिनके थ्रू किया हुआ टोटल वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। तो मेन प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, सेंट्रल फोर्सेस की, ये कैसे नेचर की होती है, कंजर्वेटिव नेचर की होती है। दैट मीन्स कि किसी भी एक साइकिल में या एक कंप्लीट वर्क डन जो किया जाएगा, कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके थ्रू अगर वर्क डन किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है आपकी, विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है, मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, गुरुत्वाकर्षण हो गया। तो ये सारी कैसी हैं, सेंट्रल, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्स है, केंद्रीय बल हैं, सेंट्रल फोर्सेस है। अब क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो आपको क्या जानना ज़रूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आप पढ़ोगे, अभिकेंद्र बल, तो आपको जानना ज़रूरी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, अपकेंद्र बल। ठीक है। क्योंकि दोनों हैं अलग अलग ही लेकिन कनेक्टेड हैं। किस तरह से हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। देखो, कोई भी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस मोशन में क्योंकि क्या होता है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वहाँ पर क्या लग रहा है, त्वरण लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। और अगर एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली कोई फोर्स होगी, क्योंकि त्वरण किसी बॉडी पे तभी लगता है, एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे तभी अप्लाई होता है जब वहाँ पर बल
होता है, ठीक है। तो उस बल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ होती है, इनवर्ड होगी। जैसे कि ये क्या था, अगर ये सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है, बॉडी मूव कर रही है, हमने मान लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। स्पीड में कोई चेंज नहीं आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो अगर इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इस पे क्या होगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसी की वजह से अंदर की तरफ क्या लग रहा है, वो त्वरण लग रहा है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो आप आगे चल के देखेंगे, जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा mv²/r के बराबर, जहाँ पे m क्या होगा, जो भी बॉडी घूम रही है उसका मास, v उसकी स्पीड, ठीक है, जिस भी स्पीड से, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं तो स्पीड कांस्टेंट हो गई, और r क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। अब सेंट्रीपिटल के बाद जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको फ्रेम के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। देखो, फ्रेम क्या होता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि आप मोशन को किस तरह के फ्रेम से स्टडी कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ। आप ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, बस में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, बस के अंदर आप मूव नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आप रेस्ट में हैं, ठीक है। तो अगर बस में कोई और दूसरा बैठा होगा तो वो आपको क्या देखा कि आप रुके हुए हो, रेस्ट में हो। लेकिन बस के बाहर, जब बस चल रही है और बाहर से आपको कोई देखता है तो उसको क्या लगेगा कि आप मोशन में हो, तो उसका फ्रेम चेंज हो गया, और अंदर एक जो पर्सन है उसका फ्रेम चेंज हो गया है। तो ये होते हैं हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें दो तरह के फ्रेम होते हैं, एक होता है आपका इनर्शियल और एक होता है आपका नॉन इनर्शियल, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जो रेस्ट में होता है, रुका हुआ होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जो एक्सेलरेटेड होता है, यानी कि जिसमें एक बल लग रहा होता है, उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पर जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं तो वो हम पढ़ते हैं इनर्शियल फ्रेम से, लेकिन जब हम सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्र बल पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से, यानी कि एक एक्सेलरेटेड फ्रेम से, ठीक है। इसको एग्जाम्पल लेके भी समझाएंगे। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, ये एक आउटवर्ड फोर्स है। जब कोई भी बॉडी सर्कल में अगर मूव कर रही है तो इनवर्ड जो उसको फोर्स लग रही है वो क्या होती है, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन बाहर की तरफ जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्र बल। लेकिन ये बल एक्चुअल में लगता नहीं है। जैसे कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, आप एक स्टोन लेके उसको धागे से बांधें और अगर उसको स्ट्रिंग को घुमाते हैं, धागे को घुमाते हैं, तो जो स्टोन होगा वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, और जो आपकी रस्सी होगी, स्ट्रिंग होगी, वो बाहर की तरफ खिंच जाएगी, उसमें तनाव आ जाएगा। तो एक बाहर की तरफ उस पर बल लग रहा है। या आप मान लीजिए मैरी गो राउंड होता है जो बच्चे खेलते हैं, उस पर खड़े होते हैं और उसमें चारों तरफ वो क्या करता है, राउंड करता है, घूमता है। तो उसमें क्या होता है, जब वो रोटेट कर रहा होता है तो जो बच्चे होते हैं उनको पीछे की तरफ एक फोर्स फील होती है। तो वो क्या है, एक्चुअल में फील हो रही जो फोर्स है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि ये जनरेट हुई है, ठीक है, लेकिन ये फील होती है। तो इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन रियल इफेक्ट है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, यानी कि ये क्या है, आपकी फॉल्स फोर्स है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, मैरी गो राउंड का अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो, देखो अगर आप बाहर से देखोगे तो मैरी गो राउंड पे किड्स जो होंगे वो घूम रहे होंगे, तो आपको क्या लगेगा, किड्स पे एक फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, ताकि जिससे की वजह से वो वहाँ पर रुके हुए हैं, ठीक है। वो हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। लेकिन अगर आप खुद वहाँ जाकर खड़े हो जाएं और बच्चों के साथ वही प्ले करने लगे, तो आपको फिर क्या फील होगा कि आप पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही है, लेकिन आप अंदर कैसे हो, रेस्ट में हो, फ्रेम आपका रोटेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो वहाँ पर क्या है, आपकी वजह से कोई फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन आपको एक फोर्स फील हो रही है। तो ये जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये फील होती है, आभासी बल है ये एक तरह का।
छद्म कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं, फॉल्स फोर्स है। इफेक्ट रियल होता है लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट ये नहीं करती है, ठीक है। या ये कह सकते हैं दोनों फोर्सेस एक तरह से रियल फोर्सेस ही हैं लेकिन एक दूसरे का इक्वल या अपोजिट हम इनको नहीं कह सकते। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। एक साइड में जितने बल लगेगा दूसरी साइड में उतना ही बल लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यही है। लेकिन वो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में जो फ्रेम हो गए हैं वो चेंज हो गए हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा इनर्शियल फ्रेम हो गया, हमारा फ्रेम रोटेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेम रोटेट कर रहा है। तो दोनों की जो कंडीशन है वो चेंज हो गई हैं। तो इसीलिए इन दोनों फोर्सेस जो होती हैं ये दोनों होती बराबर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे का एक्शन या रिएक्शन नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का। क्लियर? अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आई है इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अभिकेंद्र त्वरण आपको निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि यह कोई बॉडी है, मास मान लीजिए इस बॉडी का क्या है m, और ये इस सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस कितना है r। किसी भी पॉइंट A पर इसकी वेलोसिटी v1 है और B पर इसकी वेलोसिटी v2 है। अगर ये एक समान वृत्तीय गति है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो v1 और v2 जो वेलोसिटी है इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी कि v1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू v2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हमने मान लिया v, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस सर्कल में ये फिगर देखते हैं ABO, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा सकते हो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस फॉर्मूले को लगा के आपका एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। आर्क मान लीजिए A से B की जो लेंथ है वो डेल्टा S है और रेडियस कितना है r। तो यहाँ से आपका डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा S अपॉन r। अब वेक्टर का अगर आप नियम लगाओ, ये हो गया आपका वेक्टर है v1 और ये है वेक्टर v2, ठीक है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, हम क्या करेंगे, v1 के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, pq हो गया। इसकी टेल से v2 के पैरेलल एक हमने वेक्टर शो कर दिया। दोनों अपोजिट ऑर्डर में है, तो यानी कि जो थर्ड लाइन होगी इस ट्राइंगल की वो इनके सब्सट्रैक्शन को शो करेगी। इसका मतलब डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल्स टू हो गया v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। अब इधर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, देखो ये और ये, क्योंकि ये r से 90 डिग्री पर है और ये यहाँ r से 90 डिग्री पर है, तो जो इन दोनों OB और OA के बीच का एंगल होगा वही v1 और v2 वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये एंगल आपका हो गया डेल्टा थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आपके पास डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा v अपॉन v। v क्या है, v1 और v2 की वैल्यू सेम है, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू आ गया आपका डेल्टा v अपॉन v, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर रख सकते हो क्योंकि दोनों ही किसकी वैल्यू है, डेल्टा थीटा की वैल्यू है। तो इसका मतलब आपके पास आ गया डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल्स टू डेल्टा s अपॉन r, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा v इज इक्वल्स टू v अपॉन r इंटू डेल्टा s। दोनों इक्वेशन को अगर आप टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, मान लो a से b तक का टाइम कितना लगा, डेल्टा t, तो दोनों तरफ इक्वेट कर सकते हो डिवाइड करके। अब ये आ गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू v अपॉन r डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए टाइम इंटरवल छोटा हो रहा है, हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेज टू 0, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेज टू 0, v अपॉन r डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ये लिख सकते हैं। देखो v कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है,
और सर्कुलर मोशन है तो आर भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये बाहर आ जाएंगे। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज डी वी ओवर डी टी। ठीक है, डी वी ओवर डी टी, वी अपॉन आर बाहर आ जाएगा और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज डी वी ओवर डी एस ओवर डी टी। ठीक है, अब डी वी ओवर डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो क्या होता है, एसेलरेशन। ठीक है, वेग की परिवर्तन दर जो होती है वो किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर। तो ये हो गया हमारा ए, एसेलरेशन। ठीक है, और डी एस ओवर डी टी क्या है आपका, विस्थापन की परिवर्तन दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया वेलोसिटी। तो ये हो गया वी अपॉन आर इंटू वी, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका आ गया सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। ठीक है, अगर ये सेंट्रीपिटल एसेलरेशन है और बॉडी का मास कितना है, m, तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। m इंटू ए की वैल्यू आई है वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर?